हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आ गए एक और नया चैप्टर लेकर। तो अभी तक आपने पढ़ा था बॉम्ब का चैप्टर नंबर 1। मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका, चैप्टर नंबर 1 का, आप जाके उसको देख लेना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो आज हम करेंगे बेसिकली हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। और ये जो सीरीज है इसका नाम है बॉम्ब की सीरीज बना रहे हैं। जिनको नहीं पता बॉम्ब क्या है तो बता दूं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की जो सीरीज है वो बन रही है। एसएल, ड्यू, एनसीएफ, रेगुलर, भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए बनाई जा रही है। और आपके टॉपिक्स जो है वो बुक वाले ही होने वाले हैं सारे, ठीक है। और आज हम करवाने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। तो ये बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। उससे एक पहले इसे मैं स्टार्ट कराऊं, इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी, अगर किसी को भी नोट्स वगैरह परचेज करने हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के, तो इसके नोट्स रेडी हो गए हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको जो ऊपर दिख रहा है मेरा, इस पे आप जाके मैसेज करो व्हाट्सएप पे कि आई वांट टू बाय नोट्स, या मुझे नोट्स परचेज करने हैं, प्राइस बता दो। तो मिनिमम अमाउंट को पे करके आप वहां से नोट्स को खरीद सकते हो, ठीक है जी। तो ये करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग। तो देखो, ऑर्गेनाइजिंग की सीरीज जो सेमेस्टर 1 और 3 के लिए बनाई जा रही है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन के जो होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस टाइप की होती है। ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जो टाइप्स की होती है वो अपना जो डीलिंग करती है, मतलब कि माल को बेचना या फिर खरीदना, वो किस तरह से करती है, ठीक है। ये सारा कुछ आज हम इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, सारे नोट्स में भी मिल जाएंगे, बुक में भी अवेलेबल है भाई, ठीक है। और सारी चीजों को ब्रीफली करेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। तो देखो क्या रहा है मीनिंग में, एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर्ड एंटिटी फॉर्म। एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड एंटिटी फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है? एक स्ट्रक्चर्ड, एक बना हुआ, विस्तार हुआ एक ऐसा एंटिटी फॉर्म होता है एक ऑर्गेनाइजेशन विद ए स्पेसिफिक पर्पस अदर इन्वॉल्विंग। कह रहा है कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब हम चीजों को इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद उस चीजों को इकट्ठा करने के बाद एक किसी मिशन पे या किसी एक गोल को अटेन करने के लिए हम काम कर रहे हैं, अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस हो जाता है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक पर्पस कहलाएगा, ठीक है। आगे है अदर इन्वॉल्विंग इज ग्रुप ऑफ। कह रहा है और लोगों को भी अगर हम सेम इसी चीज में इन्वॉल्व करते हैं, इसी ग्रुप के अंदर हमने और 10 लोगों को बाहर से हायर कर लिया और इन्वॉल्व कर लिया उसी काम को करवाने के लिए, कह रहा है इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर। हर एक जो है अपने अपने काम कर रहा है और मिलजुल कर एक साथ सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। किस लिए काम कर रहे हैं भाई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ कॉमन गोल है, उनके कुछ अटेन करना है, उनको अचीव करने हैं कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। सबके एक अलग अलग उद्देश्य हैं, सबको अपने उद्देश्य जो है वो फुलफिल करने हैं, सबको अपने अचीवमेंट चाहिए, तो इसीलिए वो लोग काम कर रहे हैं। आगे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिस्ट इन डिफरेंट सेक्शंस। कह रहा ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिस्ट डिफरेंट, सेक्शन तो सेक्टर्स था, सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स। ये जो ऑर्गेनाइजिंग होता है ना भैया, ये अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वॉल्व होता है, समझ गए। तो ऑर्गेनाइजिंग का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लोग ग्रुप्स में वर्क करते हैं। सबके वर्क अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, बट वर्क टुगेदर करते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजिंग के अलग अलग कुछ सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स मैंने डिफाइन किए हैं। कह रहा है इंक्लूडिंग, नीचे अब सेक्टर्स की बात करेंगे तो सेक्टर नंबर 1 आता है जिसमें बिजनेस वाले लोग आते हैं। ऐसे लोग आते हैं जिनका खुद का पर्सनली कुछ बिजनेस हो सकता है, ठीक है, कोई कंपनी, फर्म वगैरह। सेकंड आता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे सेक्टर भी गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। तीसरा आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बोल सकते हो एंड मोर में और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके अलावा है वो इंक्लूड होगा। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर पैसों का लेन देन नहीं किया जाता, मींस पैसों में काम नहीं होता,
फ्री में संस्था होती है, जैसे कि भंडारा कराने वाले होते हैं, जो भंडारा कराते हैं रोडों पे, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो चैरिटी डोनेशन वगैरह करते हैं, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले उनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन इन सारे सेक्टर्स के लिए काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली मोटिव होता है कि आपको क्या करना है, एक अचीव करना होता है कॉमन ऑब्जेक्टिव या फिर एक कॉमन गोल को अटेन करना होता है। किनके साथ, और एंटाइटी में जितने भी मेंबर्स है, ग्रुप्स जो भी है, सारे मिलजुल कर उसको काम करके अटेन करते हैं। ठीक है जी, हाँ भाई। तो आगे हम बात कर रहे हैं फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म कितनी होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ना बेसिकली 3-4 चीजों पे टिका है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 फॉर्म लिखी है। पहला जो फॉर्म है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो अकेला, मैंने केला नहीं कहा, मैंने अकेला व्यक्ति मालिक होता है, जिसमें अकेला व्यक्ति मालिक होता है। ठीक है, ओनर। तो इसमें क्या है, सोल प्रोप्राइटर में सोल मतलब क्या होता है, एक सिंगल मतलब वर्ड क्या है, एक अकेला व्यक्ति जो पूरे बिजनेस को रन करता है, पूरे एंटाइटी को संभालता है या दुकान जो है वो चलाता है। एग्जांपल देता हूं, हमारे बगल में एक रामू काका रहते हैं, जिनकी एक परचून की किराने की दुकान है, जिसमें दूध, दही, मक्खन, मिश्री, ठंडा वंडा देते हैं। अगर किसी को बाई करना हो या लेना हो तो भाई आ जाइए, कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, मेरे को नहीं पता वैसे कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, सॉरी। तो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप का बेसिकली मतलब ये होता है कि जहां पर एक अकेला व्यक्ति सारी असेट्स को जुटाता है, सारी लाइबिलिटीज को देखता है और सारे काम करता है, सारे डिसीजन लेता है, हर चीज अकेला करता है, लाइबिलिटी वगैरह सब उसकी, एसेट उसकी, प्रॉफिट उसका, तो लॉस उसका। तो एक व्यक्ति अगर काम करेगा उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ठीक है, 11वीं में पढ़ा होगा, मान लिया नहीं पढ़ा था, अब मैंने आपको बताया। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं, दूसरा आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में कोई एक बिजनेस हो सकता है, कोई एक फर्म हो सकती है, कोई भी एक चीज हो सकती है, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी, जहां पर 2 या 3 बंदे पार्टनरशिप में काम करते हैं। तीनों पार्टनर होते हैं, बराबर के हिस्सेदार होते हैं, सुख में, दुख में, गम में और भूख में। ठीक है, हर चीज में वो क्या होते हैं, बराबर के हिस्सेदार होते हैं। अगर मान लो कभी प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट तीनों में बराबर बांटा जाएगा, अगर कोई लॉस हुआ तो लॉस तीनों में इक्वल ही जाएगा। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं पार्टनरशिप, जो कि बिजनेस का सेकंड फॉर्म है। कुछ लोग अकेला पसंद करते हैं, जो केला पसंद करते हैं वो सोल में आएंगे। मैंने केला कहा, अकेला कहा मैंने, तुमने सुना नहीं, रिवाइंड करके सुनो। तो यहाँ पर जो लोग अकेला पसंद करते हैं सोल में, जो पार्टनरशिप में जाने जाते हैं उनके साथ 2-3 बंदे आ जाएंगे। ठीक है, आगे आता है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन बेसिकली गवर्नमेंट की तरह होता है, जहां पर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, लाइबिलिटी आप एक हद तक ले सकते हो, लिमिट होती है वहां। तो ये होता है कॉर्पोरेशन, जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, जैसे आपके ऊपर जो है बर्डन एक लिमिटेड होगा, हर चीज लिमिटेड होगी, आप किसी के नीचे काम कर रहे हो, ना आप पार्टनर हो, ना आप सोल हो, आप हो कॉर्पोरेशन में। ठीक है, आगे आता है उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, आप फ्री में काम कर रहे हो, तो इसको भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में रखा जाता है, क्योंकि ये भी एक बिजनेस ही है एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप फ्री सेवाएं दोगे, चाहे वो आपकी गुड्स हो या फिर हो आपकी सर्विसेज। तो गुड्स होंगे, सर्विसेज होंगे, जितनी भी चीजें आप उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करोगे लोगों तक। ठीक है भाई, आगे हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के स्कोप क्या क्या होते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट स्कोप है, पहला होता है ऑर्गेनाइजिंग का स्कोप की सर्विसेज प्रोवाइड करना। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विस किसको देता है, तो भाई जिनको वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, जिनको वो गुड्स वगैरह बेच रहा है, तो सर्विसेज भी उनको देगा, बेसिकली कस्टमर्स को देगा, कंज्यूमर्स को लेगा, है ना। तो कंज्यूमर को, कस्टमर को जो वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विसेज कहलाती है। अगला है मार्केट्स। देखो, इनके जो मार्केट स्टैंडर्ड होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, इनका रेंज भी वाइड होता है, मैंने लिखा भी है। देखो, 4th पॉइंट है वाइड रेंज। ठीक है, तो जब इनका मार्केट जो है वो बड़ा होता है, रेंज वाइड होता है, इनके कंज्यूमर जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, नंबर ऑफ एक्स बायर्स होते हैं, या बोल सकते हैं एक्स नंबर ऑफ बायर्स है, आई डोंट नो कितने हैं, बट बहुत सारे होते हैं। तो उस जगह पे जो मार्केट्स है वो इनका ऑर्गेनाइजिंग का क्या होता है, स्कोप होता है। वहां वो देखते हैं कि कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, चीजें किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट करनी है, चीजें कितनी बनेगी, दूसरे लोग कितनी बना रहे हैं, तो मार्केट्स में हर चीज इंक्लूड हो जाती है वो देख के। ठीक है, अगला आता है जियोग्राफिकल रीच। जियोग्राफिकल रीच, आपकी जो पहुंच है वो जियोग्राफिकल है, डायनामिक है, आपको हर एक जगह रीच रखनी पड़ेगी। जैसे कि सामने वाले के 10 चीजें बिक रही है दिन की, आपकी दुकान में 5 चीजें बिक रही है, तो आपकी जियोग्राफिकल रीच होगी, आपको पहचान करना पड़ेगा कि कमी कहाँ है, उसमें नहीं,
अपने में कमी कहाँ है कि चीजें क्यों कम बिक रही है। तो ये जियोग्राफिकल रीच होती है। आपको हर एक साइड का नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर किस टाइम से किस टाइम एक्टिव होते हैं। जैसे मैं प्लेलिस्ट में वीडियो डालूं तो मेरे को पता होना चाहिए मेरे सब्सक्राइबर कब एक्टिव होते हैं, हालांकि मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, प्लेलिस्ट कोई और डालता है, रिकॉर्डिंग का काम मेरा है, एडिटिंग कोई और करता है, चैनल का बैनर थंबनेल अलग कोई सेट करता है। तो 4-5 जो जने हैं तो सबके काम बटे हैं, तो मुझे क्या पता कौन कर रहा है, बस कर रहा है, मिल जा रही है तो ठीक है। आगे है बिजनेस फॉर्मेट। तो भाई बिजनेस फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट क्या होता है, कोई भी बिजनेस जब चलता है ना तो वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर्ड एंटिटी फॉर्म, उसकी एक फॉर्म होती है प्यारी सी सुथरी सी कुछ सी मूची सी। इसी तरह से बिजनेस के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं कि बिजनेस कैसे कैसे वाले होते हैं। कुछ जो बिजनेस होते हैं वो होते हैं ब्रिक एंड मोर्टर ऑर्गेनाइजेशन। पहली बार नाम सुना होगा, मैं भी शॉक हुआ था। ब्रिक मतलब वो ईंट वाला ब्रिक नहीं है, ब्रिक एंड मोर्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रोफेसर के नाम है बेसिकली, ब्रिक एंड मोर्टर। इनके ऊपर उनका नाम रख दिया गया जो इन्होंने डिफाइन करे थे ना फॉर्मेट, तो उसी के ऊपर। सेकंड आता है ब्रिक एंड क्लिक और तीसरा है क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो पहले ब्रिक एंड मोर्टर ऑर्गेनाइजेशन पहला फॉर्मेट होता है इसका, दूसरा फॉर्मेट है ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा आता है क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस क्या है हम ये भी देखेंगे आगे, तीनों में बताऊंगा समझाऊंगा क्या है। तो बेसिकली डिफरेंस अब देखो मैंने ऊपर मेंशन करे हैं। तो ब्रिक एंड मोर्टर, जो ब्रिक और मोर्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली क्या है, एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पुराने समय से चलता आ रहा है। कैसा है? एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पुराने समय से चलता आ रहा है और वो कभी खत्म नहीं होगा। और यहाँ पे ना ये ऑर्गेनाइजेशनल बेसिकली फिजिकल प्रेजेंस पे इन्वॉल्व होता है। जो फिजिकल प्रेजेंस होती है ना, मतलब कि सामने आप कोई भी जाके फेस टू फेस चीजें बेच रहे हो, ये इस पे बिलीव करता है ज्यादा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे है कि ट्रेडिशनल एंड फिजिकल प्रेजेंस, पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा है कि रिटेल स्टोर्स एंड शॉप्स, इसमें जो शॉप्स होती हैं और स्टोर्स होती हैं वो क्या है, इनका दूसरा पार्ट है पॉइंट, कि यहाँ पे आप चीजों को जब भी बेचते हो, जब भी कहीं भेज रहे हो, तो वो रिटेल शॉप्स होती है या रिटेल स्टोर्स होते हैं जहां से चीजों को बेचते हो खरीद रहे हो। ठीक है, तो इसमें ब्रिक और क्लिक में ब्रिक एंड मोर्टर में बेसिकली फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ट्रेडिशनल है, और इसमें रिटेल स्टोर से शॉप वगैरह आते हैं। ठीक है, जहां पर हम फेस टू फेस चीजें बेचते हैं। कह रहा है कंज्यूमर फेस टू फेस इंटरेक्शन, कंज्यूमर को कुछ भी खरीदना है तो वो फेस टू फेस आएगा, कोई ऑनलाइन नहीं खरीद सकता। ठीक है, यहाँ पर चीजें ऑनलाइन बेची ही नहीं जाती। ठीक है, चौथा पॉइंट मैंने लिखा मिनिमल ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। मिनिमल क्यों बोला है? नन्नू सा, मैंने छोटा सा बोला है, छोटा सारा ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे, बिल्कुल छोटा सा होता है, नन्नू सा पुन्नू सा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन ना के बराबर होता है, ऑनलाइन चीजें है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आपको अगर कोई चीज बाय करनी है आपको फिजिकल शॉप्स पे जाना पड़ेगा, आप उसको टच करो, प्रोडक्ट को छुओ, महसूस कर सकते हो, सेटिस्फाई हो सकते हो, तब उसके बाद आपको पसंद आता है तो आप उसको बाय कर दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रिक एंड क्लिक की। ब्रिक एंड क्लिक जो है ये बोथ होता है। बोथ मतलब अभी आपको समझाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली वन है, मतलब कि ये है ऑफलाइन। कैसा है? ऑफलाइन। और ये है बोथ। बोथ अब समझ गए होंगे ना आप, तो ये ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है भाई, दोनों तरीके अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप चीजें ऑनलाइन भी खरीदो ऑफलाइन भी खरीदो। जैसे हमारे यहाँ पप्पू पहलवान की रसमलाई, तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, दोनों रसमलाई खरीद सकते हैं। दुकान पे जाना दुकान पे जाके ले लो, और आके मतलब दुकान पे आपको डायरेक्ट ऑर्डर करना है, जैसे कि कोई जोमेटो स्विगी इनसे ऐप से ऑर्डर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। कह रहा है फिजिकल भी होगा, आप उसको टच कर सकते हो, दुकान पे जाओ, भाई क्या रसमलाई है, नहीं क्या ही रसमलाई है, तो भाई टच भी कर सकते हो। ठीक है, फीलिंग ले सकते हो पूरी, तो भाई आप उसको फिजिकल भी कर सकते हो। और दूसरी चीज होता है कि आप उसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे जो मैंने लिखा है इंगेजिंग, ING नहीं लगाया भाई, इंगेजिंग। हाँ, इंगेजिंग ई कॉमर्स, ये बेसिकली ई कॉमर्स पे ज्यादा फोकस करता है। जो ऑनलाइन ट्रेडर्स होते हैं, जो ऑनलाइन बायर्स होते हैं, जो चीजों को ऑनलाइन खरीदते हैं, तो ये उनके ऊपर ज्यादा फोकस करता है कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ऑनलाइन आपने मंगा लिया, आप फोटो फाटो देखो, बड़ी अच्छी रसमलाई लग रही है, उस पर कैटरीना वगैरह की फोटो लगी है, सीधे देख के ऑर्डर कर दो उसको। तो ये इंगेजिंग होता है ई कॉमर्स वालों के लिए बेसिकली। उसके बाद है ऑफिस फ्लेक्सिबिलिटी। इसका सारा ऑफिस जो है, सारा जो धंधा है वो ऑफलाइन का बहुत कम होता है, ऑनलाइन ही होता है। वैसे तो बहुत है, मैंने बताया है,
बट दोनों थोड़ा थोड़ा है। मगर यहाँ पे ऑफिस फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि अगर सारा आपका बिजनेस ऑनलाइन ही है ना, जैसे मेरा यूट्यूब है, ऑनलाइन सेटअप है, बस ये ट्राइपॉड उठाया निकल गया, एक फोन ले लिया, एक चार्जर ले लिया, और क्या चाहिए, सारा यूट्यूब फोन के अंदर ही तो है। तो बिजनेस ऑनलाइन ही है, कोई मेरे बिजनेस को ऐसे बंद नहीं कर सकता कि आके कोई इस पर पत्थर मार रहा है, पत्थर थोड़ी मार पाएगा। फोन अगर टूट भी गया तो दूसरे फोन में एक जीमेल लॉगिन करनी है और हमारा यूट्यूब फिर चालू हो जाएगा। तो बिजनेस क्या है, ऑफिस फ्लेक्सिबल होता है इनके, ठीक है, इस तरह से। आगे है उसके बाद रिटेल ऑनलाइन, चीजों को बेचा जाता है ऑनलाइन और खरीदा जाता है ऑनलाइन। दूसरा बता रहा हूँ, ब्रिक एंड क्लिक में क्या क्या है, फिजिकल और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। इसमें आपको इंगेजिंग ई कॉमर्स मिल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, और रिटेलिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉप चेन्स, जितनी भी शॉप चेन्स है उस पर जाके ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी आप बाय कर सकते हो। आजकल तो अगर आप मोमोज की दुकान में 50 के 60 के मोमोज खाने जाते हो तो वहां पे पेटीएम स्कैनर लगा होता है, आपको पेटीएम देना है पेटीएम दे दो, वैसे देना है वैसे दे दो। तो इसी तरह से दोनों चीजें अवेलेबल है, बस पैसा उनको लेना है, ठीक है। तो दो हमारे फॉर्मेट हो गए, ब्रिक एंड मोर्टर हो गया, हमने देख लिया, ब्रिक एंड क्लिक हो गया नीचे वाला। अब लास्ट है क्लिक ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट है क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका नाम ही है जैसे क्लिक, आप सीधा दुकान पे जाओ, दुकान पे जाके उसके माथे पे ऐसे तो नहीं करोगे, लो भैया क्लिक क्लिक, ऐसे तो नहीं करोगे ना। क्लिक कहाँ पे करते हो, कंप्यूटर स्क्रीन पे करते हो ना, क्लिक क्लिक उस पर दिखाता है, या फोन पे करते हो, टच करते हो, है ना, टची खेलते हो बड़ा। तो भाई इसीलिए कहा गया है कि क्लिक ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल तो है ही नहीं, नॉट एग्जिस्ट, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली 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 ऑनलाइन, ऑनलाइन नेट बैंकिंग, ई पेमेंट, ई कॉमर्स सब इसमें आएगा। अगर आप चाहो कि 10 रुपए की रबड़ी मलाई मिल जाए, मैं फिजिकल दुकान में चला जाऊँ, कोई दुकान नहीं है इसकी। फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी दुकानें इनकी पता नहीं है कहाँ एग्जिस्ट करती है। फ्लिपकार्ट की दुकान आप ढूंढने बैठोगे तो आप ऑनलाइन माल ऑर्डर कर रहे हो, आपको नहीं पता कहाँ से माल आ रहा है, बस आ रहा है। तो इसी तरह से क्लिक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ क्लिक पे बिलीव करती है, और क्लिक सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप में ही करते हैं, माथे पे तो नहीं करेंगे किसी। तो क्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है पूरी तरह से, ओनली एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, ऑनलाइन, ठीक है। कह रहा है उसके बाद नो फिजिकल प्रेजेंटेशन, कोई फिजिकल प्रेजेंटेशन नहीं, कोई टची फीलिंग नहीं, और कोई कहीं भी जाके कुछ खरीदने के नहीं होता इसमें। कोई दुकान या कोई पर्टिकुलर शॉप जहां पे आप खरीद रहे हो, कोई सोचो हम जाके सीधा ऑनलाइन ही खरीद ले, मतलब ऐसे ऑफलाइन ही खरीद ले, तो आप नहीं खरीद सकते, सॉरी। उसके बाद लिखा है थ्रो ई कॉमर्स एंड वेबसाइट, ये जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है उसके लिए ये यूज करती है ई कॉमर्स का। मीन्स अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ई कॉमर्स का यूज होता है जहां पर सारी वेबसाइट्स होती है, यूट्यूब वीडियोस वगैरह के जरिए, जैसे मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो इसी तरह से वेबसाइट्स हो गए, व्लॉग पोस्ट हो गई, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इन सब से अपनी पोस्ट कराती है, और इन सब के जरिए ही माल को सेल और बेचा जाता है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है लाइक एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, एग्जाम्पल देखो कितना अच्छा हूं ना मैं हूं ना अच्छा, एग्जाम्पल लिखा है ना मेरे को, है ना केयर आपकी, आपको केयर ही नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं कर दिया, हो गया बढ़िया है फिर तो। हाँ तो देखो भाई अब और थोड़ा जोश आ गया। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की, जिसमें मैंने बताया कि इसके एग्जांपल में ऑनलाइन मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी बहुत सारी चीजें वो है इंक्लूड होती है, ठीक है। तो मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो यहाँ पर बेसिकली आप माल ऑनलाइन खरीदते हो, तो इसीलिए इनको क्लिक ऑर्गेनाइजेशन में डाला जाता है। इसमें भी आता है वैसे ऑनलाइन, ऐसी बात नहीं है, इसमें मना नहीं है, दोनों आता है इसमें। तो इसमें सिर्फ ऑनलाइन और इसमें सिर्फ ऑफलाइन, याद रखना, ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन, ठीक है। तो बस ये थे हमारे 3 जो फॉर्मेट थे, हमने पढ़ लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स होता क्या, अब देखो ई कॉमर्स को थोड़ा डिफाइन में पड़ेगा। ई कॉमर्स में लिखा है काइंड ऑफ ऑनलाइन रिटेलिंग शॉप, कह रहा है एक ऐसे प्रकार का ऑनलाइन रिटेलिंग शॉप होता है जहां पर गुड्स को सेल किया जाता है और सर्विसेज को सेल किया जाता है। गुड्स को बेचा या खरीदा जाता है, ऐसे ही सर्विस को बेचा या खरीदा जाता है थ्रू यूजिंग इंटरनेट सर्वर। किसके जरिए, इंटरनेट सर्वर के जरिए। अगर आप मान लो आपको डेटा बाय करना है तो आप दुकान में जाओगे, डेटा कहां से बाय कर सकते हो, अपने नेट मतलब फोन से ही आप क्लिक करके डेटा बाय कर लेते हो, 1 GB 2 GB, आपको कॉलिंग करना है, रिचार्ज करवाना है, तो ये सारा आप कैसा कर रहे हो, आप डेटा या सर्वर इंटरनेट वगैरह के जरिए कर रहे हो, ये भी तो एक तरह की दुकान है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो आप बाय करते हो। अब नीचे इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ होती हैं वेबसाइट्स,
वेबसाइट्स जो होती हैं वो अब कौन कौन सी वेबसाइट्स है, तो बेसिकली यहाँ पर ई कॉमर्स की लाखों वेबसाइट है। अगर आपको चश्मे लेने हैं तो लेंस कार्ड पे चले जाओ, एजुकेशन पढ़ना है तो बायजूस वगैरह जैसे ऐप होते हैं, और इसी तरह से आपको शॉपिंग करनी है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह है, और आपको बर्गर ऑर्डर करना है तो मैकडोनल्ड का ऐप है, पिज्जा लेना है तो पिज्जा गैलरी ऐप है, तो हर चीज का डोमिनोज वगैरह के ऐप, तो हर चीज के आजकल ऐप आ चुके हैं। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ ई कॉमर्स। अब हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स जो होते हैं, ई कॉमर्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो भाई ई कॉमर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से कुछ 4 गिनिंदा चुनिंदा टाइप्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। पहला आता है B2C, 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 और दूसरा है B2B। ये याद कर लेना वर्ड, अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है इनका मीनिंग। C2C, C2B, तो बेसिकली 2 वर्ड आ रहे हैं, BC, हाँ भाई BC। तो पहला जो वर्ड है BC, तो इसमें से B का जो मतलब होता है वो होता है बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस। C मतलब होता है कंज्यूमर। तो अभी याद रख लेना, B जहां आएगा वो बिजनेस है, C जहां आएगा वो कंज्यूमर है। ठीक है, तो BC यहाँ पे जो लिखा है B2C, पहला जो वर्ड है मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। पहला ई कॉमर्स का फॉर्मेट होता है बिजनेस टू कंज्यूमर का, कि चीज बिजनेस वाले कंज्यूमर को दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपका बिजनेस है, आपकी दुकान है, तो आप चीजों को कस्टमर तक बेच रहे हो। समझ आ गया? तो ये B2C होता है। अगला आता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप फोन बाय कर रहे हो, मान लो मैंने कोई लग्जरी फोन बाय किया जिसका नाम है कौन सा फोन आया लग्जरी, कोई भी मान लो एग्जांपल ले लो XYZ। मैंने एक नया फोन कोई बाय किया जिसका नाम है देवेश, कंपनी का ही नाम यही है। तो मैंने ना फ्लिपकार्ट से बोला कि फ्लिपकार्ट अंकल मेरे को फोन बाय करना है, मैंने फोन के लिए 1 लाख रुपए दे दिए इसको, 1 लाख रुपए। ठीक है, फ्लिपकार्ट के पास फोन ही नहीं है। फ्लिपकार्ट कह रहा भाई हमारे पास तो इसका स्टॉक आउट हो चुका है। तो वो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, कस्टमर को नहीं छोड़ेगा, 1 लाख रुपए का लालची है वो जाएगा भागा 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 किसके पास, अमेजोन के पास। अब वो अमेजोन के पास चला गया, बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है यहाँ पे, ये भी बिजनेस है वो भी बिजनेस है। तो B से B पे जाने का अगर बोले तो बिजनेस टू बिजनेस। तो ये भागा भागा गया इसके पास कुत्ते की तरह हफ्ता हो, इसने इसको कहा कि भैया भैया हमारे पास 1 लाख का फोन कोई लेने आया, हमारे पास फोन नहीं है, प्लीज आप फोन दे दो, चाहे 10-20 रुपए ऊपर फालतू ले लियो मेरे से, कल अभी फिलहाल दे दे एक फोन। तो ये भागा भागा गया इसके पास, अमेजोन ने बोला मैं 20 रुपए 20% फालतू लूंगा। उसने बोला चल ठीक है ले लियो, लालची इंसान तो भाई दे फटाफट। इसने इसको फोन दिया, ये भागा भागा आया फिर मेरे पास कुत्ते की तरह, और मैंने बोला इसको चल खरीदना है तो खरीद ले, कोई नहीं। तो भाई इसने क्या करा, इसने मुझे फोन बेच दिया। बिजनेस टू बिजनेस, चीजें ऐसे बिकती है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं C2C। C2C भी आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो कंज्यूमर भी कंज्यूमर को माल बेच रहा है आजकल। क्या हो रहा है, जैसे कि मेरी मम्मी चुन्नी ले आई, अभी मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी मम्मी चुन्नी ले लो, अब ठीक है, हाँ हंस रहे यार मेरी मम्मी के नाम पे। तो देखो मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी मम्मी चुन्नी ले आई, आपकी मम्मी चुन्नी लाई ना, या फिर कोई सूट ले आई जिसको ना छोटा पड़ गया। काफी बार हो जाता है ना कि पहचान नहीं कर पाते, ट्रायल रूम नहीं होता तो ट्रायल नहीं कर पाते, तो छोटा पड़ गया। अब आपकी मम्मी ने क्या करा, आपकी मम्मी को याद आया अरे हाँ वो पड़ोसी है ना वो रामचंद्र वाले आंटी, तो वो खरीदे देती है सारी चीजें। आपने पहले भी उनको चूना लगाया था, इस बार भी चूना लगाओगे, इस बार भी तुम्हारी मम्मी उनको चूना लगाने वाली है। तो तुम्हारी मम्मी 700 का सूट लाई थी, पैसे तो वसूल कर रही है, वैसे तो छोटा पड़ गया, वैसे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बड़ा खराब में है। तो आपकी मम्मी ने वो सूट ले जाके उनकी आंटी को बेच दिया, चूना लगा, फ्री में नहीं दिया, 700 रुपए में लेके उसने बेचा है, पैसे कमाए हैं। ठीक है, अभी उन्होंने पसंद कर लिया, उनके साइज का था तो उनको आ गया, उन्होंने तो ले लिया। ठीक है, कोई चॉइस नहीं थी, हालांकि मम्मी तो बहुत चालू निकली फिर तो आपकी उनसे। आपको अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, C2C कर रहे हो, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एक कंज्यूमर चीज ला रहा है, दूसरे कंज्यूमर को बेच रहा है। अब कोई धंधा नहीं है इसका, बिजनेस नहीं है वो, बट वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर एक चीज को लाया दूसरे को बेच दिया। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जब उसने पैसे लिए उससे तो वहां होगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर पे माल को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। ठीक है, अगला आता है C2B। C2B ये एक रेयर केस होता है। C2B क्यों, कंज्यूमर जब बिजनेस को चीजें बेच रहा है तो यहाँ पर कंज्यूमर छोटा मोटा नहीं है। अगर मान लो मेरा बिजनेस है, आप कंज्यूमर हो, आप मुझे चीजें बेच रहे हो, मेरे बिजनेस में होके मैं इतना बड़ा बिजनेस मैंने तुर्रम खान हूं, और आप कौन सी खेत की मूली हो, मेरे को बिजनेस में बेच रहे हो, मेरे को सिखा रहे हो है? तो आप अगर बेचने आ रहे हो तो वहां पे आप तुर्रम खान हो, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इन्वेस्टर हो उस जगह। ठीक है, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लाए हो जैसे कि एक चड्डी बना दी हवा में उड़ने वाली, आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, पैसा भी आपके पास है, एक हवा में उड़ने वाली चड्डी बनाएंगे, जो पहनेगा वो हवा में सीधा उड़ेगा।
ठीक है भैया। तो यहाँ पर आप आइडिया लगाए तो कंज्यूमर टू बिजनेस हुआ है। अब उसके बदले में जब आप मेरे को बना के दोगे ना पैसा लगा के, फिर जो अर्निंग होगी उस चड्डी से, उसकी अर्निंग से मैं आपको उसमें से कट दूंगा। क्या दूंगा? कट दूंगा। ठीक है, टिप देंगे भाई, टिप ले लियो और क्या करेगा। तो यहाँ पे C2B बोलते हैं इसको बेसिकली। तो ये थे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। 4 टाइप के ई कॉमर्स मैंने आपको बताया। एक और जाता है B2G, जैसे गवर्नमेंट को, तो वो मैंने अभी नहीं बताया, फिलहाल उसको छोड़ देते हो, आपकी बुक में अभी नहीं है वो, अभी सिर्फ इतने ही है, इतने ही समझो। आगे लिखा उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बेनिफिट हम देखेंगे कि ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सो बेसिकली ई कॉमर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ई कॉमर्स के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। पहला होता है ई कॉमर्स का बेनिफिट ग्लोबल रीच। जो ई कॉमर्स होता है ना वो ग्लोबली रीच होता है, मतलब कि आप जब भी चीजों को बना रहे हो, जब भी चीजों को बेच रहे हो, तो ग्लोबली रीच होगा, मतलब कि उस जगह पे वो चीज हर किसी को दिखाई जा रही है। जैसे मेरा जो चैनल है YouTube पे है, अभी YouTube पे वीडियो अगर डालेगी तो ये वीडियो लाखों लोगों के पास पहुंचेगी, जो 20,000, 22,000, 25,000 और आने वाले जितने भी सब्सक्राइबर है, या फिर जो सब्सक्राइबर नहीं भी है वो भी हमारे चैनल पे आके विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करने को कह रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ, कर नहीं रहे, समझ नहीं रहे शायद यार। तो ग्लोबली रीच होता है। दूसरी चीज है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब होता है कि किसी चीज को सुटेबल होती है आसानी से। कन्वीनियंस मतलब होता है किसी चीज को आसानी से, आरामदायक से, ज्यादा उसमें कष्ट ना हो, आराम से फ्लेक्सिबल हो, आराम से हर चीज आप कर पा रहे हो, कन्वीनियंस से सुटेबल हो, ठीक है, आरामदायक हो, कन्वीनियंस। तो आप कन्वीनियंसली ई कॉमर्स को चला सकते हो। ठीक है, आगे लिखा उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें कॉस्ट इफेक्टिव होती है। अगर आप फ्लिपकार्ट से चीजें मंगाते हो, आप अमेजोन से चीजें मंगाते हो, कोई फोन बाय करते हो, प्रोडक्ट बाय करते हो, तो आपको जो एक्स शोरूम प्राइस होता है ना, एक्स शोरूम मतलब अब आप अभी जाओ और ऑफलाइन पता करो कि जो Realme GT2 Pro का प्राइस है वो क्या है, जाके पता करो। अगर आपको 30,000 35,000 से कम बता दे तो मैं अपना फोन दे दूंगा फ्री में। जाओ पता करो भाई तुम लोग। ठीक है, तो अगर आप उसको फ्लिपकार्ट में चेक करोगे तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे वो 27 से 28,000 26,000 में मिल रहा है, 26,000 में मिल रहा है। और एक्चुअल में फोन की कीमत 57,999 है। 58,000 का मोबाइल है। एक्स शोरूम प्राइस आपका जाएगा 35 से 40,000, मगर आप फ्लिपकार्ट से बाय करोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। ऑनलाइन कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, चीजों को ऑनलाइन लेते हो तो डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, मोस्टली तो मिल ही जाता है, मगर कुछ केसेस में नहीं मिलता। अगर आप मान लो 10-20 रुपए की चीज ले रहे हो, आपने छोटे से एग्जांपल देता हूँ, ब्लिंकिट वगैरह ऐप जो होते हैं, ब्लिंकिट वगैरह ऐप से आपने 2 कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, 2 कोल्ड ड्रिंक मंगवाओगे तो 60-65 रुपए आने का चार्जेस लेगा उसका, 60-65 रुपए आने का चार्जेस लगेगा उस पर। अगर आप उसी जगह 10 कोल्ड ड्रिंक मंगवाओगे तो बेनिफिट है, आपको थोड़ा रिडीमिनेशन मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, बट 1 या 2 के लिए बेनिफिट नहीं है फिर। ठीक है, उसके बाद आता है पर्सनलाइजेशन और एनालिस्ट। ई कॉमर्स में क्या होता है? पर्सनलाइजेशन होता है। आपकी चीजों को आप तक पहुंचाया जाएगा, उसकी गारंटी कंपनी वालों लेते हैं, सिक्योरिटी के चार्जेस वगैरह भी लेते हैं। आपकी पर्सनलाइज होगी वो चीजें, आपके अलावा किसी को नहीं मिलेगी, ना कोई छेड़ पाएगा, ओटीपी के बिना आप उसको रिसीव ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये होता है पर्सनलाइजेशन। अगर आता है एनालिटिक्स, देखो एनालिटिक्स क्या होता है? एनालिटिक्स तो इसके अंदर होता है कि आप अपना जो ट्रेंड चला रहे हो या फिर अपना ई कॉमर्स का जो बिजनेस चला रहे हो, उसमें एनालिटिक्स आते हैं, जहां पर आप ये चेक कर सकते हो। आजकल तो यूट्यूब में भी देने लगे फीचर कि जहां पर आप चेक कर सकते हो आपके हर डे कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हर डे कितनी अर्निंग हो रही है, हर डे आप क्या कर रहे हो। तो आप इस तरह से एनालिटिक्स कर सकते हो उसको, एनालिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं ग्राफ। ये पाई चार्ट जो है ना, ग्राफ से है जो, तो इस तरह से आप हर चीज को इजिली चेक कर पाते हो। भाई बात क्लियर, समझ आ रहे हैं? हाँ, तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं नीचे ड्रॉबैक्स की। जब किसी चीज के इतने फायदे हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, नुकसान तो बनता है ना। जब इतने सारे ई कॉमर्स के फायदे ही फायदे दिखेंगे तो नुकसान के क्या है? फिर तो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नुकसान है, इसीलिए आधे लोग नहीं आते। तो ड्रॉबैक क्या होता है? सिक्योरिटी कंसर्न होता है। पहली चीज तो सिक्योरिटी कंसर्न होता है कि आप कोई भी डेटा आप लीक कर रहे हो, अपना एड्रेस बता रहे हो, आधार कार्ड नंबर, ओटीपी, पैसे तक दे दिए, सिक्योरिटी तो कुछ रह ही नहीं गई ना, आपने हर चीज को दे दिया। बट अब वो उनके ऊपर होता है कि आपको अपना माल मिल जाएगा, बस आप उस पर भरोसा रखिए, कंपनी में ऊपर भगवान का नाम लीजिए और हो जाएगा। बट यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न होता है, ये एक ड्रॉबैक है। अगला आता है लैक ऑफ टेंजिबिलिटी। लैक ऑफ टेंजिबिलिटी मीन्स आप उसको टच्ची फीलिंग नहीं दे सकते। क्या बोला मैंने? आप उसको टच्ची फीलिंग नहीं दे सकते, ऐसे
टांग ठा करके छू नहीं सकते भाई, ठीक है। जैसे मार्कर है, अभी ये मार्कर मेरे पास है, अभी इसकी बॉडी की शेप जो है मैं फील कर रहा हूँ, ये गोल है ऐसे, है ना, मेरे को फीलिंग आ रही है। क्या आप फील कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। पेन को लेके ऐसे ऐसे मसल रहे हो भाई, मेरे को पता साफ दिख रहा है। पेन लेके मार्कर में फर्क नहीं होता क्या? उल्लू बना रहे मेरे को है। तो मैं मार्कर फील करने की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग नहीं कर पा रहे। अब देखो मैं दे रहा हूँ, अभी भी नहीं कर पाओगे यार, तुम टची फीलिंग ले ही नहीं पाओगे, कैसे फील करोगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ टेंजिबिलिटी। मतलब कि जितने भी ई कॉमर्स होते हैं, जितने भी ऑनलाइन चीजें होती है, उस पर आप टच नहीं कर सकते चीजों को जब तक वो आप बाय नहीं कर लेते। पहले आप फोटो देखो, फोटो देख के फोटो अच्छी लगती है तो ऑर्डर कर दो, ठीक है। उसके बाद वो आएगा, फिर आप उसको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। आप उस टाइम पे वो छू के नहीं देख सकते, फोटो में नहीं देख पाओगे कैसा क्या है ना। और ये चीज क्या होती है, इसकी एक लैक हो जाता है कि लोगों को मजा नहीं आता जब तक छुएंगे नहीं। उसके बाद आता है शिपिंग कॉस्ट। आप जब फिजिकली जाके सामान खरीदते हो दुकान पे तो कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं होती, बट यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट देनी पड़ती है भाई। अगर आपका माल पैक हो रहा है, शिप में ट्रांसफर होके आ रहा है, तो शिपिंग कॉस्ट भी आपको देनी पड़ेगी, पैसा तो जाएगा, शिपिंग कॉस्ट लगती है, वो एक ड्रॉबैक है। आगे आता है उसके बाद कंपटीशन। कंपटीशन इतना होता है, कभी कभार कोई चीज इतनी ज्यादा पसंद आ रही है, एप्पल आईफोन जो भी नया आता है इतना पसंद आ रहा है, रेट भी अच्छा है, मगर कभी कभी वो एकदम से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। मतलब इतनी जल्दी फास्ट बिक जाते हैं यार इन पे फोन। अभी जैसे बिग बिलियन डेज चल रही है, अब आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, क्योंकि मेरे को प्रमोशन के पैसे भी मिले कि बिग बिलियन डेज चल रहे हैं और आपको जो शॉपिंग वगैरह करनी है तो आप कर सकते हो। 14 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है, 14 या 15 या देख लेना, बाकी तो ट्राई कर लेना, ठीक है। तो कंपटीशन वहां पे इतना ज्यादा है कि बिग बिलियन डेज में जैसे अभी सेल चल रही है ना, तो उसमें आप कुछ भी खरीदने जाओगे तो आपको लगेगा कोई हाँ लग्जरी फोन है, अच्छा है, ये है वो। मोस्टली फोन आउट ऑफ स्टॉक है, नॉन डिलीवरेबल है, मतलब कि नॉन डिलीवरेबल, आप उसको अभी ले नहीं पाओगे, वो डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अभी आएगा, दोबारा नोटिफाई करेंगे जब आएगा। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, आपकी मनपसंद चीज आपसे छूट जाती है उसकी वजह से, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ Realme GT2 Pro का। हम एक 3 कलर में आया था, 3 वेरिएंट में बेसिकली, हम एक ग्रीन सा वेरिएंट आया था हल्का, उसको ऑर्डर करने वाले थे, वो बिक गया। फिर व्हाइट आया, व्हाइट भी बिक गया, 1 मिनट में बिक रहा है, और फिर दोबारा आया, फिर दोबारा बिक गया, ठीक है। तो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है, कॉम्पिटिशन इतना है, ठीक है। क्यों खरीदते हो इतने फोन? थोड़ी देर रुक जाया करो ना, कि हम ऑर्डर कर ले उसके बाद आप ले लिया करो। अगला पॉइंट है फ्रेंचाइजिंग। देखो फ्रेंचाइजिंग एक अच्छा पॉइंट है अपने आप में। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि आप, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल में बोलता हूं, MBA चाय वाला, आपने नाम सुना होगा, यूट्यूब पे बहुत वीडियो आते हैं MBA चाय वाला। वो अपनी फ्रेंचाइजी बेच रहा है 60-60 हजार रुपए में। लोगों का ऐसा कहना है कि वो क्या कर रहा है, 60 हजार रुपए में अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है कि मेरे नाम से MBA चाय वाला लिख के आप अपनी दुकान खोलो और दुकान में रन करो, बिजनेस चलाओ, मैंने आपको राइट्स परमिशन वगैरह दे दिया। फ्रेंचाइजी मतलब कि आप उसके नाम को यूज करके अपनी दुकान चलाओ, उसको फ्रेंचाइजी बोलते हैं। फ्रेंचाइजी में आप उसका नाम यूज करो, उसका नाम लिख दो, जैसे मैं लिख दूं सलमान खान के, यहाँ पे लिख दूं मैं सलमान खान, और सलमान खान ने मेरे जो चैनल है उसको प्रमोट करा है, और उसका नाम लेके मैं अपना चैनल चला रहा हूँ, अपना बिजनेस चला रहा हूँ। या मैं किसी बड़े यूट्यूबर का नाम ले लूं, मिनाटी ने मेरे को स्पॉन्सर किया है, उसका नाम लेके मैं बिजनेस चला रहा हूँ, वो फ्रेंचाइजी होता है, ठीक है। जब आप किसी की दुकान का नाम यूज करके अपने चीजों को चलाते हो। और फ्रेंचाइजी क्या होता है बेसिकली, यहाँ मीनिंग मैंने लिखा है, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन। ये एक एग्रीमेंट होता है, आप किसी का नाम ऐसे नहीं ले सकते, उससे प्रॉपर एक एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा। जब वो एग्रीमेंट पे राजी होगा, कुछ पैसे आपसे लेगा वो उस फ्रेंचाइजी देने के बदले में, और एग्रीमेंट प्रॉपर बनेगा कि इतने महीने के लिए आप चलाओगे, उससे ज्यादा नहीं चला सकते मेरा नाम, उसके बाद फिर आपकी जिम्मेवारी है। तो आप एक एग्रीमेंट कराओगे, ये एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर वो व्यक्ति जो फ्रेंचाइजिंग ले रहा है, जिसको अपनी दुकान के लिए उस ब्रांडेड नाम को चाहिए ना, वो फ्रेंचाइजर। और जो नाम बेचने वाला है, जो नाम दे रहा है और पैसे ले रहा है, जिसका खुद का नाम है वो फ्रेंचाइजी होता है। जो नाम लेगा फ्रेंचाइजर, जो नाम देगा फ्रेंचाइजी, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, लेने और देने के बीच में। आगे लिखा है वेयर एज ग्रांट और लाइसेंस सम रिटर्न। कह रहा है कि जहां पर कुछ ग्रांट्स, कुछ लाइसेंस वगैरह, कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह फॉर्म में पूरी करनी होती है, वो पूरी होने के बाद आपका एक लाइसेंस तैयार हो जाता है कि आप अब एबल हो कि आप हमारी फ्रेंचाइजी यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे उसके बाद लिखा है टू सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बेचने के लिए अब मिल गई है आपको फ्रेंचाइजी, और अब आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो भैया।
हो गया। तो यहां तक तो मैंने सारा आपको बता दिया। अब इसको उतार लो, इसके बाद थोड़ा सा और लिखवाना बाकी रह रहा है मेरा, तो वो लिखवा देता हूँ, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। किसी को नोट्स बाय करना है तो ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, मैसेज करो व्हाट्सएप पे, नोट्स को खरीद सकते हो। ये उतार लो, मैं इसके बाद फिर लिखवाने वाला हूँ। हाँ भाई, तो अभी मैंने जितना आपको बताया था आपने उतार लिया होगा, तो उसके आगे मैंने बताया था थोड़े बहुत पॉइंट्स रह गए हैं, तो मैं वो और बता रहा हूँ आपको। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं मेरे पीछे, अब आप ये और उतार लेना, ठीक है। जब मैं जाऊंगा तब आपको उतारने का टाइम दे दूंगा, उतार लेना हमसे। तो हमने डिस्कस करा था कि फ्रेंचाइजी क्या होता है। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों मिलकर एग्रीमेंट बनाते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करते हैं और वहां पर अपनी फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर को मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चैनल ऑफ फ्रेंचाइजिंग की। फ्रेंचाइजिंग के चैनल्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली फ्रेंचाइजी हमेशा जो है वो रिटेल में, फूड सर्विसेज या फिर बोल सकते हो बिजनेस सर्विसेज के लिए दी जाती है। रिटेल में वो शॉप्स आती हैं जैसे छोटे मोटे शॉप्स, परचून की दुकान, किराना की दुकान, किराना स्टोर्स वगैरह, ऐसी जो फूड वाली जो फूड वगैरह वाली छोटी छोटी शॉप्स हैं वो रिटेल में आती है, जिनको फ्रेंचाइजी की जरूरत होती है। दूसरा आता है फूड सर्विसेज। फूड सर्विसेज मतलब होता है कोई पिज्जा शॉप हो, कोई बर्गर शॉप हो, कोई मोमोज शॉप हो, तो ऐसी शॉप्स को भी प्रमोशन करने के लिए किसी बड़े फ्रेंचाइजर की फ्रेंचाइजी का यूज करा जा सकता है। अगला आता है बिजनेस सर्विसेज। कभी कभी हम किसी सर्विसेज को देने के लिए किसी बड़े एक्टर को, इन्फ्लुएंसर को पैसे देकर उसकी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं बिजनेस सर्विसेज के लिए, ठीक है जी। अब हम नीचे बात कर रहे हैं, ये हो गया कंप्लीट। नीचे लिखा है लेवल ऑफ फ्रेंचाइजिंग। लेवल ऑफ फ्रेंचाइजिंग, तो फ्रेंचाइजिंग के बेसिकली कुछ लेवल होते हैं। पहला जो लेवल है इसका नाम है सिंगल यूनिट। यहाँ पे आप इजीली माल को बेच सकते हो, अपनी रिटेंशन ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, सिंगल यूनिट कहा जाता है। दूसरी आती है मल्टी यूनिट। मल्टी यूनिट मतलब यहाँ पर आपको एक गैदर ऑडियंस, ज्यादा ऑडियंस ग्रो करने के लिए आप एक मल्टी लेवल पे जाते हो, आप थोड़े बड़े लेवल पे आप बेचना चालू करते हो, प्रमोशन टीवी वगैरह एड वगैरह में वो डालते हो, ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस रिटेंशन करते हो। तीसरा आता है मल्टी फ्रेंचाइजी। आपकी एक फ्रेंचाइजी होने के बावजूद आप अलग अलग जगह पे, आप हर एक जगह पे अलग अलग फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हो, ठीक है। क्यों? इससे क्या होगा, तो जब आपकी अलग अलग फ्रेंचाइजी होगी तो आपको हर तरफ से कस्टमर को रिटेंशन मिलेगा, हर तरफ से कस्टमर आएंगे इस दुकान पे, इस दुकान पे, इस दुकान पे और इस दुकान पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फायदा ज्यादा मिलता है, इसको बोलते हैं मल्टी फ्रेंचाइजी, ठीक है। लोकेशन ऑफ फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? देखो, फ्रेंचाइजिंग मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पर आप दूसरे का नाम यूज करके बिजनेस को चलाते हो। फ्रेंचाइजिंग की लोकेशन भी मैटर करती है किसी चीज को बेचने के लिए। जैसे कि एग्जांपल आपको दूं तो लोकेशन में मैंने लिखा है मॉल्स। आपने मॉल्स में देखा होगा बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते हैं एक्टर्स के, जैसे कि रणवीर सिंह है, रणवीर सिंह का कोई फोन लेके ऐसे ऐड लगा हुआ, ठीक है। शाहरुख खान है, जो रियलमी का फोन है उसकी ऐड लगी होगी, ठीक है। ऐसे करके क्या हो रहा है, फ्रेंचाइजी हो रहा है, वो लोग उस चीज को प्रमोशन कर रहे हैं। और ये लोकेशन क्या है, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह ज्यादातर चूज करते हैं, क्योंकि प्लेसेस एक ऐसी चीज है जहां पे आप फ्रेंचाइजी करके पैसे ग्रो भी कर सकते हो, पैसे डुबा भी सकते हो। तो अगर आपने कोई बढ़िया मॉल जो कि एक शहर के टाउन के बीच में है, बीचों बीच, जो अच्छी खासी भीड़ भाड़ खचाखच भरा हुआ है, तो वो मॉल ज्यादा चलने के चांसेस है और उस जगह पे फ्रेंचाइजी देने से भी बेनिफिट होता है। अगला है स्टैंड अलोन स्टोर्स। स्टैंड अलोन स्टोर्स क्या होते हैं? ये वो स्टोर्स होते हैं जो बेसिकली छोटे वगैरह स्टोर होते हैं ना, जैसे, तो छोटे मोटे स्टोर्स होते हैं। कुछ बड़े स्टोर्स भी होते हैं जो बड़ी भीड़ भाड़ वाले एरिया में होते हैं, जहां पर आपको कुछ लग्जरी आइटम से लेकर नॉर्मल जो आइटम्स होते हैं, डेली यूज वाले जो आइटम है, वो सारे दिए जाते हैं। उनको स्टैंड अलोन स्टोर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है किसोकी एंड मोबाइल। किसोकी एंड मोबाइल, काफी सारे जो फ्रेंचाइजर हैं वो किसोकी शॉप्स, मतलब मोबाइल्स वगैरह की शॉप है, तो ऐसी जो ब्रांडेड शॉप्स होती है उनको किसोकी शॉप्स बोला जाता है। तो वहां पर वो वर्क कर सकते हैं, उस जगह पर फ्रेंचाइजी को देकर पैसा जनरेट करते हैं, ठीक है। नीचे आगे लिखा है बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। अब हम पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि फ्रेंचाइजिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं अगर फ्रेंचाइजी होता है। तो फ्रेंचाइजी अगर आप दे रहे हो, सपोज करो आपको मैंने अपने चैनल एक्सप्लेन से फ्रेंचाइजी दी,
मैंने बोला कि अब एक्सप्लेन चैनल जो अब काम कर रहा है आपके ऊपर एक्सप्लेन का लोगो लगेगा, आप एक्सप्लेन चैनल के एक मेंबर हो, तो जो चैनल एक्सप्लेन पे ट्रस्ट करते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो आपके पास भी आएंगे यही सोच के कि आपका भी चैनल एक्सप्लेन है, देवेश विश्वास का ओनर होगा, ठीक है। और जब तक ओनर हम रहेंगे, जब तक चीजें ठीक रहेगी, आगे का पता नहीं। तो इसीलिए क्या है, प्रूव बिजनेस मॉडल, आपको बिजनेस मॉडल प्रूव करना पड़ता है, आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपको अपनी एक गुडविल बना के रखनी है, आपको एक गुडविल बना के रखनी है कि हमारी एक मार्केट में इमेज है, ब्रांड है, एक वैल्यू है। तो इसमें क्या होगा, जब आप अपना प्रूव कर दोगे अपने आप को, मॉडल को, अपनी गुडविल को, फ्रेंचाइजी ज्यादा बिकती है उससे, ठीक है। बेनिफिट होता है, सपोर्ट मिलता है आपको, इसी फ्रेंचाइजी का सपोर्ट होता है किसी भी चीज को सेल एंड सेल आउट करने में, सेल इन करने में। आगे उसके बाद लिखा है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, आपकी जितनी भी फ्रेंचाइजी होगी जिस भी शहर में, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होगी, हर जगह पे एक वैल्यू बन जाएगी, एक कंटेंट बन जाएगा। अब जो भी एक्सप्लेन चैनल का नाम यूज करेगा, उसको हर किसी को ये लगेगा एक्सप्लेन चैनल पे अगर देवेश पढ़ाता है, देवेश का चैनल है, तो देवेश अच्छे से पढ़ाएगा, देवेश इस तरह से पढ़ाता है, उसके एक कंटेंट होगा, उसका एक यूनिक आइडिया होगा, तो वो सारी जगह क्या हो जाएगा, एक चेंज सा हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होगा। अगला है रिड्यूस रिस्क, रिड्यूस रिस्क, यहां पर क्या है कि रिस्क जो है वो रिड्यूस होता है, जितने भी रिस्क हैं वो कम होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, आप अगर मेरा चैनल यूज कर रहे हो, आप अगर मेरे चैनल को एक्सप्लेन को यूज कर रहे हो, तो एक्सप्लेन चैनल का आप लोगो लगाओगे ऐसे, तो एक्सप्लेन चैनल की जो ऑडियंस है वो सीधा डायरेक्ट आपके पास आएगी कि आपका चैनल एक्सप्लेन है और आपको देवेश पढ़ाएगा और देवेश अच्छा पढ़ाता है, तो मेरी ऑडियंस आएगी। तो आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है भाई, बनी बनाई आपको शॉप मिल रही है। रिड्यूस रिस्क है, यहाँ पे कोई रिस्क वाला टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है। तो रिड्यूस रिस्क होता है। फिर आते हैं ड्रॉबैक्स में। ड्रॉबैक्स क्या होते हैं फ्रेंचाइजी के? देखो, अगर आप किसी से फ्रेंचाइजी लोगे, उसके नुकसान है। नुकसान ये है कि आपको एक तो मंथली कॉस्ट पे करनी होगी। कोई मेरे नाम से चैनल अगर खोलेगा एक्सप्लेन नाम से, तो मैं उससे पैसे लूंगा, सिंपल से बात है भाई। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह, मेरा नाम यूज करने के पैसे लगेंगे। दूसरा आता है लिमिटेड इंडिपेंडेंसी। कोई चैनल एक्सप्लेन को यूज करेगा तो उसमें क्या होगा कि मैं ना लिमिटेड इंडिपेंडेंस दूंगा, पूरे राइट्स नहीं दूंगा उसको। भाई तेरे पास इतने राइट है कि तू वीडियो अपलोड कर सकता है सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम को यूज करके। जिस वीडियो में मेरा नाम नहीं होगा, मैं उस वीडियो को वहां से कॉपीराइट दे दूंगा कभी भी। तो लिमिटेड इंडिपेंडेंसी है। उसके बाद आता है कि प्रॉफिट शेयरिंग। आपको हर बार प्रॉफिट शेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे नाम यूज करके कोई भी फ्रेंचाइजी खोलते हो, तो उस जगह पे आपको उसका कुछ 30% से 40% प्रॉफिट जो है एक ओनरशिप के मुकाबले आपको देना पड़ेगा। किसको? जो भी फ्रेंचाइजर है, जिसने भी फ्रेंचाइजर बेची आपको, उसको दोगे, मालिक को, ठीक है, क्योंकि उसका नाम यूज कर रहे हैं। अगर आप किसी का नाम यूज करोगे, प्रॉफिट तो देना पड़ेगा। अगला आता है मार्केट रिस्ट्रिक्शंस। आपके पास कुछ मार्केट रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाएगी, जैसे कि आपको पता है आप जिस चैनल के अकॉर्डिंग या जिस चैनल के बिहाफ पे काम करते हो, उससे ज्यादा आप डेवलप नहीं कर सकते, उससे ज्यादा आप काम नहीं करोगे। आपका एक मार्केट रिटेंशन जो है ना, वो बन जाएगा। और आप उसके आगे अगर जाना चाहते हो, उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होगी किसकी? फ्रेंचाइजर की। तो मार्केट एक रिटेंशन है, रिस्ट्रिक्शन है, उससे आप आगे नहीं जाओगे। एक लिमिट है कि आप इतने ही पे ही काम करोगे। डिपेंडेंसी हो जाता है यहाँ पे। डिपेंडेंसी मतलब आपने बिजनेस तो डाल दिया, पैसे वगैरह तो आप लगा रहे हो, फ्रेंचाइजी जब आपने ले ली ना, तो आप डिपेंडेंट हो। अगर जो चीज मैं करता हूं आप चैनल में वो दिखा सकते हो, उससे अगर नहीं दिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, बट उससे कुछ अलग नहीं दिखा सकते। अगर सपोज करो मैं अपनी वीडियो को पढ़ाता हूँ, पढ़ाते के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैं लाइट वगैरह अच्छी करके रखता हूँ, ठीक है। आपको इतना करता हूँ कि आपको दिखे, आपको समझ आए हर चीज से, ठीक है। और मेरा नाम लेके कोई आपको पढ़ा रहा है और आपको सामने से वो क्या कर रहा है, मतलब कुछ गलत बता रहा है, कोई भी चीज, लाइट वगैरह अच्छी नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, और मेरे बारे में ही उल्टा बोल रहा है, तो उस चीज की डिपेंडेंसी नहीं देंगे कोई भी, ठीक है, एबल नहीं होगा। और जब कोई ऐसे करेगा तो फ्रेंचाइजी हम उसको बेचेंगे नहीं, हम उससे फ्रेंचाइजी ले लेंगे कि भाई तू चैनल एक्सप्लेन का पार्ट नहीं हो सकता, तू उसको डुबा रहा है उल्टा, ठीक है। तो गुडविल खराब जो होगा, तो इसके लिए डिपेंडेंसी डिपेंड करती है, ठीक है। अगर वो कुछ भी गलत अनदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जो गलत है, उससे जो गुडविल जो है वो सीधा डायरेक्ट ओनर के चैनल पे या ओनर को ही क्या करती है, झेलनी पड़ती है, बेयर करनी पड़ती है, ठीक है। अगला है आउटसोर्सिंग एक्सटर्नल सर्विसेज प्रोवाइडर। देखो आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग बेसिकली वो है जब आप अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स करो बाहर किसी देश में या बाहर किसी एक्स नंबर ऑफ कंट्री में,
ठीक है, आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हो या सेल करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को, तो ये बोलते हैं आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर, एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, 3 पॉइंट आते हैं। पहला आता है ऑन सोर्सिंग। ऑन सोर्सिंग वो लोग होते हैं जब अपनी सेम कंट्री में आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो। याद रख लेना, सेम कंट्री में। ठीक है जी, अगर आप जिस कंट्री में रह रहे हो उसी कंट्री में माल को सेल कर रहे हो, माल को बेच रहे हो या खरीद रहे हो, तो आप उसमें ऑन सोर्सिंग आउटसोर्सिंग कर रहे हो। सेम देश में, सेम कंट्री के अंदर, सेम स्टेट्स में आप चीजों को बेच रहे हो, खरीद रहे हो। बेसिकली कंट्री होता है, स्टेट्स की तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक इंडिया है, तो इंडिया में किसी भी जगह 28-29 जो राज्य हैं सब में आप बेच सकते हो, ये आपका है। ऑफ सोर्सिंग क्या होता है, आप एक्सटर्नली बाहर, आप फॉरेनर में जब चीजों को बेच सकते हो ना, तो उसको ऑफ सोर्सिंग बोलते हैं। आप इंडिया में तो बेच ही रहे हो, आप इंडिया के साथ साथ फॉरेनर वगैरह में भी हमारे माल को बेच रहे हो, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑफ सोर्सिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑफ सोर्सिंग। ठीक है, नीचे आता है नियर शोर। नियर शोर क्या होता है, ये जो नियर शोर होता है ये क्या होता है? नियर शोर मतलब होता है आपके जो रिलेटिव्स हैं, मामा, चाचा, ताऊ, भाई वो वाले रिलेटिव की बात नहीं है। रिलेटिव मतलब आपके जो रिलेटिव देश हैं, कंट्रीज हैं। जैसे आपके सबसे ज्यादा फेवरेट पास में है नेपाल, आप नेपाल को बेचोगे। ठीक है, और मान लो रशिया, ठीक है, आपको मान लो रशिया से अच्छे संबंध है, तो रिलेशन जिसका पास में अच्छा है ना हमसे, हम सिर्फ और सिर्फ उनको बेचेंगे। फॉरेनर में भी उनको बेचेंगे, मगर फॉरेनर में क्या होता है कि फॉरेनर कंट्री में सबको बेचेंगे, इंक्लूडिंग ऑल। बट यहाँ पे क्या होता है, इंक्लूडिंग ऑल नहीं है, इंक्लूडिंग ऑल नहीं है। इंक्लूडिंग ऑल की जगह रिलेटिव्स है, जो हमारे गहरे संबंध जिस कंट्री से हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें बेचेंगे, हम बाकियों में नहीं बेचेंगे। सबको नहीं बेच रहे, फॉरेनर वाला नहीं है ये नियर शेयर है, पड़ोसी देश, प्यारे जो देश है उनको। ऑफ सोर्सिंग हर किसी को, ऑन सोर्सिंग सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की ही कंट्री में बेचेंगे चीजें, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो। अब देखो, अगर आप कहीं भी गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो, चाहे अंदर बेच रहे हो देश के, चाहे आप देश से बाहर बेच रहे हो, तो उसके कुछ नुकसान फायदे भी होंगे, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो बेनिफिट होते हैं और आउटसोर्सिंग के, इसके बेनिफिट फायदे क्या है? बाहर बेचोगे तो क्या फायदे होंगे? पहली चीज तो कॉस्ट एफिशिएंसी होगी। कोई माल अगर आप बाहर से मंगवा रहे हो तो ज्यादा पड़ेगा, अगर यहाँ से बेच रहे हो तो आप उसको ज्यादा करके बेचोगे, बट उनके मुकाबले वो माल उनको कम लगेगा, तो कॉस्ट एफिशिएंसी होगी। एक कॉस्ट को अच्छे ढंग से मैनेज कर रखा होगा। एक्सपर्टाइज होगा, अच्छे से माल जो है सेटिस्फाई प्रोडक्ट जो बनाया है कंज्यूमर के लिए, उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही प्राइस होगा। एक्सपर्टीज होगा, ठीक है, उसमें अच्छी चीजें होंगी, क्वालिटी अच्छी होगी गुड्स वगैरह की। ठीक है, एक्सपर्टीज होगी। कह रहा है फोकस ऑन कोर कंपटीशंस, आपका कोर कंपटीशन पे फोकस होगा। जितने भी कंपिटिटर्स हैं आपके माल जो एक्सटर्नली बेच रहे हैं, उनके मुकाबले आप कंपिटिट कर पाओगे, आप चीजों को बाहर बेच पाओगे। आप चाहे वहां पे ऑफ सोर्स करो या फिर आप करो नियर सोर्स, आप जैसे भी बेचना चाहो आप बेच सकते हो, कंपटीशन आपको मिलेगा, मगर कंपटीशन के मुकाबले आप फोकस कर पाओगे। आगे लिखा स्केलेबिलिटी, ठीक है, स्केलेबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जब आप कोई भी चीज गुड्स एंड सर्विसेज आउटसोर्स में बेच रहे हो, बाहर बेच रहे हो, तो वहां पर आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, एक रिटेंशन ऑडियंस मिलेगी, आप वहां से एक नई ऑडियंस को गैदर करोगे। ठीक है, जो न्यू बायर्स हैं, न्यू सेलर्स हैं, वो आपको मिलेंगे, अच्छे रिलेशन बनेंगे ऑफ सोर्सिंग की तरह। ठीक है, तो ये सारी होती है स्केलेबिलिटी। फिर आता है डिसएडवांटेजेस। तो देखो, एडवांटेजेस हो गए, अब डिसएडवांटेजेस भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है, बाहर माल बेचने के कुछ नुकसान क्या है? पहला नुकसान ये है कि लॉस ऑफ कंट्रोल है। आप इंडिया में कंट्रोल कर सकते हो, जब आप अदर कंट्री में कुछ बेच रहे हो ना, तो वहां पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, चीजों को उनके मुकाबले ही आपको देना पड़ेगा, जो चीजें हैं वो उनके मन मुताबिक ही जाएगी। ठीक है, तो आपका कंट्रोल इंडिया तक ही रहेगा सीमित। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, चीजों को शिपमेंट करते टाइम, जहाज में चढ़ाते टाइम, शिपमेंट वगैरह में, शिपिंग वगैरह में, या वहां ले जाने में, ऑन द वे हो सकता है चीजें टूट फूट जाए, ब्रेक हो जाए, खराब हो जाए, तो उसकी गारंटी आप लोगे। चीजें आप भेज रहे हो, आप मालिक हो, तो जब चीजें टूटी तो उसकी क्वालिटी कंसर्न की गारंटी आपकी होती है, तो ये नुकसान होता है। सिक्योरिटी रिस्क होता है, बहुत बार चीजें चोरी हो जाती हैं, लुट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो सिक्योर करके ले जाना एक टास्क होता है। सिक्योरिटी रिस्क भी इसमें इंक्लूड होता है इसलिए। फिर आता है कम्युनिकेशन चैलेंजेस। आपका कम्युनिकेशन चैलेंजेस में होता है लैंग्वेजेस,
आप मान लो चीजों को बेच रहे हो तो उस पर डिस्क्रिप्शन इंडिया की लैंग्वेज में होगा, हो सकता है हिंदी प्रोडक्ट हो, कोई हिंदी में लिखा हो, तो लोगों को लैंग्वेज समझने में दिक्कत आती है। वहां के लोग आपके प्रोडक्ट को कैसे समझेंगे? उसके लिए आपको स्पेशल एक डिस्क्रिप्शन हो, प्रोडक्ट के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर डिस्क्रिप्शन हो, ताकि वो समझने में आसानी हो। ठीक है, उनकी लैंग्वेजेस की कम्युनिकेशन, अगर उनको कोई फीडबैक देना है, कुछ समझाना है, कुछ बताना है, तो वो कैसे बता पाएंगे? तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन चैलेंजेस में आएगा। तो यहाँ पर आपको ये सारे 4-5 तरह के ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं, किसके? आउटसोर्सिंग के। ठीक है जी, तो भाई आउटसोर्सिंग का टॉपिक हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 आज हमारा हो गया यहाँ पे खत्म। तो भाई इतना ही चैप्टर था। आई थिंक ये 45 से 48 या 50 मिनट की वीडियो हो गई आपकी। ठीक है, पूरा आपने 1 घंटा देखा और इसके लिए शुक्रिया। और अगर आपको नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर, आप इस पे मैसेज करके इजीली नोट्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, नोट्स रेडी हो चुके हैं और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ, जल्दी चैप्टर नंबर 3 के साथ। एग्जाम से पहले कंप्लीट भी करानी है सीरीज, है ना, जैसे कि मैंने वादा किया था आप लोगों को। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। और ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जल्दी चैप्टर नंबर 3 भी आ जाएगा और लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स के। अब आप इसको उतारना चाहते हो तो अब आप इसको उतार सकते हो। मैं हट जाता हूँ। थैंक यू।